तो देखिए, आज बात जो है, सबसे पहले बात राष्ट्र रक्षा के उस संकल्प की हम करने जा रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हमारी सेना लाजवाब है और समंदर में भी हमारी सेना ने धाक जमा ली है। कुछ दिन पहले देश ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 को रात में लैंड कराते हुए आपने देखा होगा, और अब जो है आईएनएस विक्रांत पर पहली बार मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रोमियो MH-60R की पहली बार लैंडिंग कराई गई और इस हेलीकॉप्टर को आईएनएस विक्रांत के फ्लीट में तैनात किए जाने की तैयारी बाकायदा की जा रही है। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर में एक माना जाता है और अमेरिका से खरीदा गया ये हेलीकॉप्टर रोमियो के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत घातक है और दुश्मनों के लिए काल माना जाता है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जमीन और आसमान के बाद अब समंदर में भी हिंदुस्तान की सैन्य ताकत दुश्मनों के लिए आफत बनने वाली है। भारत की सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर की सबसे ताकतवर युद्धपोत पर सफल लैंडिंग ने आईएनएस विक्रांत को और भी ताकतवर बना दिया है। रोमियो MH-60R हेलीकॉप्टर ने बुधवार को आईएनएस विक्रांत पर पहली बार लैंडिंग की। इस सफल लैंडिंग के साथ ही भारतीय नौसेना ने एक और कीर्तिमान दर्ज दिया। इस चॉपर को विक्रांत के फ्लीट में तैनात किए जाने की तैयारी है। रोमियो को शामिल किए जाने से विक्रांत पर तैनात भारतीय नौसेना का बेड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा। इसकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। MH-60R इंडियन नेवी में शामिल एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। रोमियो हेलीकॉप्टर इतना खतरनाक है कि ये पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बी से लेकर सतह पर मौजूद शिप को सटीक निशाने से तबाह कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में कॉम्बैट सिस्टम, मिसाइल, सेंसर और टॉर्पीडो लगे हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर में AGM-114, AGM-119 मिसाइलें लगी हैं। इसमें मार्क 46, MK-50, MK-54 जैसे टॉर्पीडो लगे होते हैं। इसमें ऐसे सेंसर और रडार हैं जो दुश्मन के हर मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोशाफ्ट इंजन लगे होते हैं। ये हेलीकॉप्टर एक बार की उड़ान में 830 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और रोमियो 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ भी सकता है। कहा जाता है कि रोमियो हेलीकॉप्टर इतना खतरनाक है कि दुनिया भर की नौसेना इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। भारतीय नौसेना पहले ब्रिटेन के बने सी किंग चॉपर का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब इसकी जगह रोमियो का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका से खरीदा है। भारत ने कुल 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिका से डील की है। इसकी पहली खेप जुलाई 2022 में मिली थी। अब तक केवल 6 हेलीकॉप्टर भारत को मिले हैं। उम्मीद है कि बाकी के बचे हुए MH-60R हेलीकॉप्टर 2025 तक भारत को मिल जाएंगे। हाल ही में भारत ने विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट की पहली बार नाइट लैंडिंग कराई थी। रात में सफल लैंडिंग का मतलब है कि युद्ध के वक्त आप दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करते, बगैर वक्त गंवाए घातक हमला करते हैं। और अब भारतीय नौसेना ने MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की कामयाब लैंडिंग कराकर स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान की सेना के दमखम से दुनिया हैरान है। सेना हर मोर्चे पर युद्ध के लिए खुद को तैयार रखती है, लेकिन अब ये तैयारी पहले से ज्यादा असरदार होगी। सेना ने थिएटर कमांड की ओर कदम आगे बढ़ाते हुए युद्धाभ्यास को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब से किसी भी एक्सरसाइज में तीनों सेनाओं को शामिल किया जाएगा, यानी तीनों सेनाएं मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास को अंजाम देंगी। इसकी शुरुआत अगले साल वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति से होगी। शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें 2022 में हुए ऑपरेशन वायु शक्ति की हैं, जब वायुसेना ने युद्धाभ्यास में अपने दमखम का प्रदर्शन किया था। लेकिन अब अगले साल होने वाले वायु शक्ति अभ्यास की तस्वीरें बदल चुकी होंगी। पहली बार इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायु सैनिकों के साथ सेना और नौसेना मिलकर युद्धाभ्यास को अंजाम देंगी। आसमान में फाइटर जेट से वायु वीरों का पराक्रम दिखेगा।
जमीन पर थल सेना युद्ध कौशल का परिचय देगी, तो समंदर में नौसेना के युद्धपोतों की गर्जना सुनाई देगी। ऑपरेशन वायु शक्ति तो तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास की शुरुआत होगी। अब से जो भी युद्धाभ्यास होगा, तीनों सेनाएं मिलकर जंगी अभ्यास को अंजाम देंगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद अगले साल होने वाला ऑपरेशन वायु शक्ति का पहला ऐसा युद्धाभ्यास होगा जिसमें तीनों सशस्त्र बल शामिल होंगे। नया थिएटर कमांड बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। थिएटर कमांड का सही इस्तेमाल जंग के दौरान होता है, जब तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल हो, क्योंकि युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जीत का मंत्र होता है। जब तीनों सेनाएं सही प्लानिंग के साथ हमला करें तो दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले। यही वजह है कि भारत सरकार जल्द से जल्द थिएटर कमांड को धरातल पर उतारने की कोशिशों में जुटी है। इससे तीनों सेनाओं में तालमेल तो बढ़ेगा ही, तीनों सेनाओं की ताकत भी बढ़ेगी। अब तक सेना, नौसेना या वायुसेना की एक्सरसाइज में सिर्फ उनके जवान और हथियार शामिल होते रहे हैं, लेकिन अब से किसी भी युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं के तत्वों को शामिल किया जाएगा। हालांकि समय समय पर तीनों सेनाएं मिलकर जंगी अभ्यास करती रही हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तीनों सेनाओं का संयुक्त द्विवार्षिक अभ्यास एमफेक्स 2023 किया गया। एमफेक्स अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2021 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ था। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच 2023 में थलसेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन किया। अंडमान और निकोबार में थलसेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों के संयुक्त युद्धाभ्यास को एक्स कवच नाम दिया गया है। देश में अभी तक एक ही थिएटर कमांड है जो अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा और भी थिएटर कमांड की जरूरत है, जिसे तैयार करने की दिशा में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। भविष्य के हर युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहादुरी की एक और शानदार तस्वीर आपको दिखा दें। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो बड़े हादसे का सबब बन सकती थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि सब कुछ कुशल मंगल रहा। हुआ दरअसल यूं कि उत्तराखंड में देहरादून के पास विकास नगर में एक बस जो है बेकाबू होकर खाई की तरफ लटक गई अचानक, और अगर जरा सी चूक हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि देखिए, जिस वक्त ये बस सड़क से हटकर खाई की तरफ झुकी हुई थी, उसमें 44 यात्री सवार थे। बताया गया कि बस में सवार सभी यात्री जो है चारधाम यात्री थे। हादसे की खबर मिलते ही तुरंत जो है पुलिस के जवान वहां पर पहुंच गए। फिर उन्होंने बिना वक्त गवाए बस और बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाकायदा बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया। इस काम के लिए वहां सबसे पहले उन्होंने क्या किया, खुदाई करने वाली मशीन को बुलाया और खुदाई करने वाली मशीन से रस्सियों को बांध दिया गया और फिर उस रस्सियों की मदद से बस को रोड की तरफ खींचा गया। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, क्रेन की मदद से बस में सवार जो सभी यात्री हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक एक करके सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात मौसम की कर लेते हैं। और देखिए, वो मौसम है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जिस मौसम में लू चलती है, उन महीनों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम का मिजाज इतना खुशनुमा बना हुआ है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा लगातार 40 के नीचे बना हुआ है। बिल्कुल सोच नहीं सकते थे सरगम, ऐसा सोचिए कि आज जून का पहला दिन है और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में गर्मी का अता पता तक नहीं है। लोग खुशनुमा मौसम का आनंद लगातार लेते नजर आ रहे हैं। एसी कूलर बंद पड़े हैं सरगम। बिल्कुल, और लोगों को दिल्ली में शिमला के मौसम का एहसास हो रहा है। वैभव, वाकई किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि जून के महीने में इस तरह से ठंड का एहसास होगा। समझ लीजिए कि इस बार मौसम ने गर्मी से राहत के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, बात जो है दिल्ली की अगर हम करें तो पिछले 35 सालों में मई सबसे ज्यादा ठंडा महीना ये मई का रहा है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। यानी इससे पहले 1987 में मौसम का कुछ ऐसा ही मिजाज देखने को मिला था।
बिल्कुल, लेकिन गुड न्यूज सिर्फ इतनी ही नहीं है। शुभ समाचार ये भी है कि जून महीने की शुरुआत भी कूल हुई है। साथ ही बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को साफ सुथरी हवा की सौगात भी मिल गई है। ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मौसम का बदला हुआ मिजाज आपको दिखा रहा है। मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश हुई। बेमौसम बारिश ने यहां के बाशिंदों को परेशान कर दिया। राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मई महीने में अब तक सामान्य से 84% ज्यादा बारिश दर्ज हुई। बीते 19 सालों में मई में अब तक इतनी बारिश नहीं हुई थी, जिसका असर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से दिख रहा। रेनफॉल सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है और कंटिन्यूस रेन है। और दूसरी बात यह है कि लगातार टेम्परेचर्स भी काफ़ी कम है। तो दो बातें होंगी, एक तो टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। तो इससे तो फ़ायदा ये है कि रिचार्ज पानी का अच्छा होगा है, वाटर कंजर्वेशन में मदद रही होगी। लेकिन साथ साथ में इसके नुकसान ये हुए हैं कि जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में और दूसरे जो सेक्टर्स है जहाँ पे अब बारिश की ज़रूरत नहीं थी, जैसे हार्वेस्टिंग हो रही है तो इस स्टेज पे बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, तो काफ़ी एरियाज में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा होगा। मौसम विभाग ने बताया, मई महीने में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहा। सूबे के कई इलाकों में बारिश का असर अभी 3 से 4 दिन रहेगा। मई के महीने में दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने लोगों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। जगह जगह लोग इसका आनंद उठाते नजर आए। बादलों से पटा आसमान, रिमझिम फुहार, ठंडी सुकून देती हवा। लोगों ने कहा, दिल्ली में उन्हें मसूरी का एहसास होने लगा है। बिल्कुल मसूरी की फीलिंग आ रही है। आज काफी प्लेजेंट मौसम है, विंडी बहुत है और पसीने बिल्कुल नहीं आ रहे। तो ऐसा लग रहा है दिल्ली में ऐसा होता नहीं वेदर यूजुअली। हाँ, दिल गार्डन हो गया बिल्कुल। तो आप आज मैं बताऊं तो ये मसूरी से आज इससे बढ़िया मौसम मिल नहीं सकता और बड़ा गुड फील हो रहा है। ये आप मैं व्यक्त में बयान नहीं कर सकता। हमें मतलब कोई बाहर अदर स्टेट में टूर पे जाने की जरूरत नहीं है, यही मौसम का मजा ले रहे हैं। दिल्ली में मई और जून का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहता है, लेकिन इस बार मई के महीने में कमाल हो गया। बीच बीच में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते मई के ज्यादातर दिनों में तापमान सामान्य से नीचे ही रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिन ऐसी ही रिमझिम बारिश होती रहेगी। आने वाले 3 दिनों में स्पेसिफिकली वेस्टर्न हिमालय रीजन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 3 दिन फेयरली वाइड टू वाइड स्प्रेड मीन 50% से ज्यादा स्टेशन और अप टू 100% स्टेशन में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके लिए हमने पूरा हिमालय रीजन के लिए आज के लिए हैवी रेनफॉल भी दे रखा है। मीन रेनफॉल 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकती है। जैसे आपका क्वेश्चन एनसीआर दिल्ली के लिए था, तो एनसीआर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी आने वाले 2 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और मौका मिलते ही तेज हवा के साथ हल्की सी मध्यम बारिश हो जाती है, जिससे मौसम सुहाना हो जाता है। दिल्ली की बात करें, मेन जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेनफॉल एक्टिविटी है, इवनिंग और नाइट में ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा आप टेम्परेचर्स का बात कर रहे थे। टेम्परेचर्स अगर आप पूरा हिस्से की बात करें, अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सभी जगह हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी है, जिसके प्रभाव से क्या है कि टेम्परेचर सामान्य से काफी ज्यादा कम है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली का मौसम सुहाना ही नहीं हुआ, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया है। 2016 से लेकर 2023 की बात करें तो इस साल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। इस साल 74 दिन ऐसे आए जब दिल्ली की हवा की क्वालिटी का स्तर गुड और मॉडरेट रहा। साफ है, दिल्ली में बारिश और तेज हवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में इसी तरह ठंडक बनी रहेगी। यानी लोगों को फिलहाल हीट वेव्स और गर्मी से किसी भी तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विजय सत्या के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
और देखिए दिल्ली की तरफ पहाड़ भी झूम रहे हैं। मानसून की दस्तक से पहले ही पहाड़ों का मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। मई की गर्मियों में पसीना नहीं बल्कि बारिश से लोग तरबतर हुए हैं। जाहिर है कि यह मौसम गर्मी की तपिश से जरूर बचा रहा है, मगर मई खत्म होने के बाद भी पहाड़ों पर आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश हुई। बेमौसम बारिश ने यहां के बाशिंदों को परेशान कर दिया। राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मई महीने में अब तक सामान्य से 84% ज्यादा बारिश दर्ज हुई। बीते 19 सालों में मई में अब तक इतनी बारिश नहीं हुई थी, जिसका असर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से दिख रहा। रेनफॉल सामान्य से काफी ज्यादा है और कंटिन्यूस रेन है। और दूसरी बात यह है कि लगातार टेम्परेचर्स भी काफ़ी कम है। तो दो बातें होंगी, एक तो टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। तो इससे तो फ़ायदा ये है कि रिचार्ज पानी का अच्छा हुआ है, वाटर कंजर्वेशन में मदद रही होगी, लेकिन साथ साथ में इसके नुकसान ये हुए हैं कि जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में और दूसरे जो सेक्टर्स है जहाँ पे अब बारिश की ज़रूरत नहीं थी, जैसे हार्वेस्टिंग हो रही है तो इस स्टेज पे बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, तो काफ़ी एरियाज में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा होगा। मौसम विभाग ने बताया मई महीने में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहा। सूबे के कई इलाकों में बारिश का असर अभी 3 से 4 दिन रहेगा। कांगड़ा में भी लगातार बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। बाजार हो या रिहायशी इलाके, हर तरफ आसमान से बरसता पानी। जहां लोग गर्मियों के लिबास पहने दिखने चाहिए थे, वहीं उनकी जगह ऊनी कपड़ों ने ली हुई है। कहने को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, मगर लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में आ रही परेशानी से मानो बारिश को कोई वास्ता ही नहीं। खैर, लगातार हो रही बारिश के बाद धौलाधार माउंटेन रेंज को आप देख सकते हैं। यहाँ के पहाड़ बर्फ के आगोश में हैं। अब बारी उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की, तो यहाँ भी बादलों से पूरा आसमान पटा हुआ है। मई महीने से यहाँ खूब बारिश हो रही, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि तेज हवा, मूसलाधार बारिश, बर्फबारी से 2-4 होते हुए चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के श्रद्धालु अच्छी खासी संख्या में पहुंच रहे हैं। चमोली में बीते 2 दिनों से मौसम विभाग की भविष्यवाणी के साथ ही बारिश शुरू हो गई है। 2 दिनों से जो बारिश हो रही है उससे पहाड़ी चोटियों पे अभी भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं पहाड़ी चोटियां सफेद दिखाई दे रही है। हेमकुंड साहिब या चमोली जनपद की जो भी ऊंचाई वाली चोटियां हैं वहां पे इस समय बर्फबारी हो रही है। आज मई का लास्ट दिन है और मई के महीने में इतनी ठंड पहाड़ों में इस बार देखने को मिल रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने पूरे चरम पर है। देखिए, बादलों से पटा आसमान और उसके नीचे मोहब्बत की बेमिसाल इमारत। जी हां, आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं ताज नगरी आगरा की, जहां मौसम बदलने के साथ सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला। इन दिनों गर्मी कम है और इसी वजह से ज्यादा लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। ताजमहल के रूहानी एहसास को महसूस करने का ये सबसे माकूल वक्त है, सबसे अच्छा मौसम। गर्मी है लेकिन यहाँ का मज़ा कम नहीं होता गर्मी से, और बादल आ रहे हैं जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और अच्छा लगा यहाँ पे आके काफी। जब भी किसी को घूमना होता है तो वो कोई ना कोई बहाना लेके घूमने आ जाता है, बट ताजमहल को देख के वो गर्माहट महसूस नहीं होती है। बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में बसी फूलों की घाटी की। आज से विश्व विख्यात फूलों की घाटी खुल गई है। हालांकि कई 100 प्रजाति के फूलों से गुलजार रहने वाली वैली ऑफ फ्लावर में फिलहाल 4-5 तरह के फूल ही देखने को मिल रहे हैं। मौसम की वजह से तमाम फूलों के खिलने का इंतजार अभी और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि पर्यटकों को आकर्षण करने के लिए वन विभाग यहां पर कई फैसिलिटीज उपलब्ध करा रहा है। देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले में बसी फूलों की घाटी नैना देवी राष्ट्रीय पार्क के दायरे में बनी और दुनिया भर में अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए मशहूर वैली ऑफ फ्लावर को 1 जून से खोल दिया गया। वैसे तो यहाँ जून से अक्टूबर के दरमियान 500 से ऊपर प्रजाति के फूल खिलते हैं, मगर इन दिनों 4 से 5 फूलों की प्रजाति पूरे इलाके को महका रही है, जिनको निहारने के लिए कुछ सैलानी पहुँच भी रहे हैं। इस बार हमने नए जो इंफॉर्मेशन बोर्ड हैं वहां पर लगाए गए हैं, इसमें फूलों के संबंध में
किस माह खुलते हैं और किस माह खिलते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके विषय में जानकारी दी जा रही है। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर जो हमारा रास्ता है उस पर हम इस बार डेंजर पॉइंट पर अपने स्टाफ को तैनात कर रहे हैं, जो कि या पर्यटकों को आवागमन में सुविधा प्रदान करेंगे और किसी भी खतरे की स्थिति में सूचित कर पाएंगे। दरअसल जून महीने की 15 तारीख को वन विभाग एक वेबसाइट भी लॉन्च करेगी, जिससे वैली ऑफ फ्लावर के फूलों की तमाम प्रजातियों से जुड़ी जानकारी सैलानियों को मिल पाए। इसके अलावा भी कई और तैयारियां हो रही हैं। जैसे जैसे मौसम के चेतावनी आती है उस विषय में हम हर साल यह है कि कभी कभार 1-2 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान भी है हमारे पास, तो हम उसको बंद कर देते हैं जिससे कि कोई भी अनहोनी घटना होने से बचे रहें। दरअसल इस बार मौसम की मार का असर फूलों की घाटी पर भी दिखाई दे रहा है। फूलों का जो 15 दिन खिलने का समय होता है वो इस बार दरअसल 15 दिन पीछे चला गया है। और क्योंकि अभी भी फूलों की घाटी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोकल प्रशासन की गाइडलाइंस या अलर्ट को जानकर ही सैलानी फूलों की घाटी की सैर करें। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गर्मी से राहत पाने के लिए लोग क्या क्या तरीके नहीं आजमाते, लेकिन अपने घर के वास्तु में बदलाव करके भी काफी हद तक गर्मी से निजात पाई जा सकती है। जी हाँ, चलिए आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां कुछ ऐसा ही नेचुरल प्रयोग एक युवा आर्किटेक्ट ने किया है। गर्मी की तपिश से बचने के लिए उनके इस नायाब प्रोडक्ट की आज इलाके में खूब चर्चा हो रही है। पुराने समय में लोग घर में झरोखे बनवाते थे, जिनकी खास तरह की आकृति गर्मियों के मौसम में घर या इमारत को ठंडा रखती थी। मगर ऐसी ठंडक आज सीमेंटेड घरों की चारदीवारी के अंदर लगे एसी कूलर की वजह से मुमकिन नहीं। लोगों की इसी समस्या को दूर करने की कोशिश की लखनऊ के आर्किटेक्ट अनंत कृष्णा ने, जिन्होंने कुछ ऐसी इको वॉल तैयार की। ये मिट्टी के घड़ों के जैसी आकृति है। अनंत के अनुसार इसमें एरोडायनामिक्स काम करता है, यानी सरल शब्दों में समझें तो इसमें बने छोटे छोटे छेद में पानी पड़ता है तो ये बाहर से आने वाली गर्म हवा को ठंडी हवा में बदल देता है। अनंत ने इस इको वॉल को अपने ऑफिस में लगाया है। वो कहते हैं कि लोगों के लिए ये इको वॉल काफी अफोर्डेबल है। एक्चुअली काफी अफोर्डेबल है। एक तरीके से ये एक तरीके का फुआरा या फाउंटेन है, और फाउंटेन की कॉस्ट लैक्स में होती है जब हम लोग प्रपोज करते हैं, तो उसके आगे तो ये कुछ हजारों का ही है और अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा है। तो नेचुरल भी बहुत फायदे हैं, एस्थेटिकली भी खूबसूरत है, पानी की वो आवाज भी आपको सुनाई दे रही है, लोकल क्राफ्टमैन भी इससे एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज वन सोल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वैसे तो गर्मी में ठंडक पाने का ये तरीका नेचुरल बताया जा रहा है, जिसे बकौल अनंत लोग बाग पसंद भी कर रहे। मगर साथ ही अनंत ये कहते हैं कि फिलहाल तो लोगों की एसी कूलर वाली आदत को एकदम बदलना मुमकिन नहीं। इतनी जल्दी वी कैन नॉट आस्क देम टू चेंज देयर हैबिट। अगर एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी अचानक से शायद वो बदलाव नहीं कर सकते, पर हाँ, लोगों ने इंटरेस्ट बहुत दिखाया है इसकी तरफ कि कुछ ऐसा हमें भी चाहिए। और कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ साइट्स हैं जहां पे हम लोग ये इंस्टॉल भी कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स तो काफी पॉजिटिव आया है अभी। अनंत के अनुसार गर्मी में ठंडक का एहसास देने वाली इस इको वॉल को घर, गार्डन कहीं भी लगाया जा सकता है। देखने में बेहद सुंदर और सजावटी इको वॉल को आज लोग खरीदने के लिए अनंत से संपर्क भी कर रहे हैं। बात होती है टेक्नोलॉजी की, उसके साथ ही साथ एस्थेटिक्स की, दोनों चीजें इसमें हैं, क्योंकि घरों में ऐसे खूबसूरत सजावटी जो स्ट्रक्चर हैं, घड़े वैसे देखे होंगे आपने, लेकिन ये सिर्फ यूं ही सजावट नहीं है, इससे राहत मिलेगी गर्मी में। और जो एसी लोग चलाते हैं जिससे बहुत ज्यादा बिजली का बिल भी आता है, और एक तरह से जो नेचुरल नहीं है, उससे भी आप इस तरह के जो वॉल है, इको फ्रेंडली जो एक तरीका है इको वॉल, उसको लगा करके आप राहत पा सकते हैं, उसकी जगह आप इसको लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका निकाला है अनंत कृष्णा जी ने। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और आइए अब आपकी मुलाकात दिल्ली पुलिस के उन कांस्टेबल से करा देते हैं जिनकी बहादुरी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। कांस्टेबल विवेक ने जिस तरह से बेखौफ होकर एक अपराधी को पकड़ा, उसके बाद उनकी हर ओर तारीफ हो रही है। दिल्ली पुलिस के बहादुर कांस्टेबल से बात की हमारी सहयोगी नीतू झा ने, सुनिए। 1 मिनट 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 1 मि
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल का है। कांस्टेबल विवेक यादव की अपराध के खिलाफ लड़ाई लोगों को सचेत ही नहीं बल्कि हिम्मत भी दे रही। स्नैचिंग के इस मामले में सरे राह अपराधी को धर दबोचने वाले विवेक रानीबाग थाने में तैनात हैं। सामान्य दिनों की तरह ही कांस्टेबल विवेक इलाके में पेट्रोलिंग पर थे। तभी एक जगह लोगों को इकट्ठा देख वो वहां तो चले गए, लेकिन पता चला कि इलाके में कुछ बदमाश एक शख्स से उसका कीमती सामान छीन रहे हैं। कांस्टेबल विवेक को देखते ही वो सामान समेत वहां से भागने में कामयाब तो रहे, लेकिन हेलमेट पहने ये एक अपराधी वहीं छूट गया। ये जानते हुए कि अपराधी के पास पिस्टल है, ऐसे में वो अगर उसे पकड़ेंगे तो उनकी जान को भी खतरा है। इन सभी आशंकाओं को दरकिनार कर अपनी जान की परवाह न करते हुए कांस्टेबल विवेक ने इस अपराधी को धर दबोचा। विवेक के साहस और सूझबूझ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें सम्मानित भी किया। हमारी सहयोगी नीतू झा ने बहादुर कांस्टेबल विवेक यादव से उस जगह पर जाकर बात की जहां ये वारदात हुई थी। अच्छा, वो जो वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो किसने बनाई थी, ये भी एक बड़ा वीडियो बनाने वाला पीछे से कोई पब्लिक वाला था। मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं है कौन थे कौन नहीं, लेकिन कुछ देर बाद मैंने जब उसको पकड़ा, वो पब्लिक वाले थे जो वीडियो बनाए थे, वो मेरे पास आए, बोलो कुछ हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए मैंने आपकी। तो उनके पास गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी, मैंने उसी गाड़ी में उनको बैठाया और अपने थाने में लेके गया उनको। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुई है, जो हमने भी देखी है, उसमें आप यही बाइक चला रहे थे और आप वो आदमी पैदल चल रहा था और आपने बिल्कुल उसको पीछे से धर दबोचा। जी, मैंने सोचा कि आगे से पकड़े तो कभी ये फायर ना कर दे, मैंने उसे इसलिए उसको पीछे से पकड़ा। यही वो जगह है जहां कांस्टेबल विवेक ने उस अपराधी को पकड़ा जिसके हाथ में पिस्टल थी और वो दिल्ली पुलिस के जवान को धमकी दे रहा था कि अगर रोकने की कोशिश की तो वो फायरिंग कर देगा। फिलहाल वो पुलिस के गिरफ्त में है। आगे की पूछताछ जो है वो जारी है। इसके बाद पता चल सकेगा कि कितने रुपए की स्नैचिंग हुई थी, क्या क्या स्नैचर्स लेके भाग रहे थे। लेकिन फिलहाल जो एक अपराधी है वो दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है। विजय सत्या के साथ नीतू झा, न्यूज़ टुडे दिल्ली। और अब बात यूपी की कर लेते हैं, जहां माफिया और अपराधियों की एक बार फिर शामत आ गई है। देखिए, योगी सरकार ने ऐसे अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। योगी आदित्यनाथ क्रिमिनल बैकग्राउंड या खराब छवि वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया गया है सरकार की ओर से। इस निर्देश के मुताबिक आपराधिक छवि वाले कॉन्ट्रैक्टर सिंचाई योजनाओं के लिए बोली नहीं लगा सकते। सीएम योगी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि निर्देश का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, शू शीटर के खिलाफ बड़ा एक्शन है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड और माफिया प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो शामिल ना हो सके। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर पर फैसला लेते वक्त उसके बारे में पूरी तरीके से पड़ताल की जाएगी, फिर फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, पूरी जांच की जाएगी और अगर किसी भी गलत कॉन्ट्रैक्टर को चुनने में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो सीएम योगी ने ये बात तब कही जब वो अधिकारियों को मानसून आने से पहले बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र में तैयारियों को लेकर निर्देश दे रहे थे। और अब भगवान राम के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। देखिए, मंदिर निर्माण का काम तो तेजी से हो ही रहा है, लगातार उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खबर भी दे रहे हैं। इस बीच रामलला की मूर्ति बनने का काम ही शुरू हो गया है। गर्भगृह के लिए 3 मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ये मूर्तियां भी बनकर तैयार हो जाएंगी। जिस खबर का राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो शुभ खबर आ ही गई। राम मंदिर निर्माण को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं, जिससे पता चलता है कि मंदिर का निर्माण कहां तक हुआ। इस बीच गुड न्यूज ये है कि गर्भगृह के लिए रामलला की 3 मूर्तियों को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसका ऐलान किया। रामलला की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 3 मूर्तिकार 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बना रहे हैं। चंपत राय के ऐलान ने जहां राम भक्तों को खुशी से भर दिया, तो वहीं राम भक्तों के मन में ये सवाल भी उमड़ा कि क्या गर्भगृह में रामलला की 3 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि रामलला की 3 मूर्तियां आखिर क्यों बनाई जा रही हैं।
राम मंदिर के लिए रामलला की 3 मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। इसके लिए कर्नाटक की 2 कृष्णशिला और राजस्थान के सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मूर्तियों को पूरी तरह से तैयार करने में करीब 4 महीने का समय लग सकता है। प्रतिमा बनाने के लिए मूर्तिकारों की 2 टीमें अयोध्या में हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार GL भट्ट और राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे अपनी अपनी टीम के साथ निर्माण परिसर के पास वर्कशॉप में अलग अलग रामलला की प्रतिमा को आकार देंगे। इसके अलावा एक तीसरी प्रतिमा भी बनेगी। दरअसल श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा के लिए 3 विकल्प तैयार किए जाएंगे। इसमें ट्रस्ट जिस प्रतिमा पर मोहर लगाएगा वही गर्भगृह में स्थापित होगी। इस बीच एक और गुड न्यूज है। अयोध्या का श्री राम एयरपोर्ट भी जल्द बनकर तैयार होने वाला है। एयरपोर्ट का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। हवाई परिचालन के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। DGCA से अनुमति मिलने के बाद अयोध्या में हवाई परिचालन शुरू हो जाएगा। लगभग रनवे का काम लगभग हमारा 95% काम पूरा हो गया है और बिल्डिंग का काम भी 70% लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही आप इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल होते हुए देखेंगे और उम्मीद है कि हम जुलाई 2023 के अंदर इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर देंगे। हवाई अड्डे से पहले राम जन्मभूमि पथ बनकर तैयार होने वाला है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अधिकारियों के साथ पथ निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। उम्मीद है 15 दिनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। राम पथ के साथ राम जानकी पथ और भक्ति पथ का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर आसानी से पहुंच सकें। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।